नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल एक अच्छी और बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को सजा हुई है पाकिस्तान की कोर्ट में। मैं इस पे आगे करने से पहले एक छोटी सी क्लिप आप देख लीजिए जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, तब मैं आगे की बात करूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पाकिस्तान को मसूद अजहर को जेल में डालना पड़ेगा। ये जैश मोहम्मद नहीं है, ये जैश शयातीन है। वो आईसिस का वो कुत्ता है, वो बगदादी वो कुत्ता, ये शयातीन, ये मौलाना नहीं, ये शैतान का शागिर्द है। वो हाफिज नहीं है, वो चोर है, कातिल है, लश्कर शयातीन। कब बनाएंगे? और सर आखिर में यह पूछना चाहूंगा, दोबारा अगर हमला होगा तो कौन सा रैम्बो इसका इंचार्ज होगा? कौन सा रैम्बो इसका इंचार्ज होगा? आपकी तो रैम्बो की हुकूमत है, आप तो हर चीज करेंगे। यहां पर खड़े बैठकर कहा था एक सर का जवाब 10 सर से। अरे आप हाफिज सईद को भूल गए, लखवी को भूल गए, मसूद अजहर की बात कर रहे। बताइए हाफिज सईद, लखवी आपके रेडार पर है या नहीं? इन चंद बातों से मैं बात खत्म करता हूं सर। जय हिंद। ये क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि हाफिज सईद को गाली देने वाले, उसके बारे में अपशब्द कहने वाले जो राइट विंग हमारे यहाँ हैं, जो उस तरह की पार्टी, उसमें बहुत लोग मिल जाएंगे। और एक कहीं दबी जबान से कुछ लोगों का कहना यह होता है कि भाई मुसलमान लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है किसी मुसलमान के लिए। मैं उसको क्लियर करने के लिए कि जब, जैसा ओवैसी साहब ने कहा कि जब मुल्क की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो चाहे वो सियासत हो, चाहे वो जात हो, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे वो हमारा वोट हो, वो सब चीज़ें सेकेंडरी और गौण हो जाती हैं। फिर हम मुल्क की बात करते हैं। हमारे आपस के बहुत से झगड़े हो सकते हैं, हमारे जो सियासत में होता ही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें कह सकती है, लेकिन जब देश और मुल्क की बात आएगी तो हम सब एक हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने वो आपको दिखाया था। एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे और कह दूं, मेरी आदत में है कि मैं दूसरे को इज्जत देता हूं। मैं आप, जी, जनाब, साहब ये लगाता हूं। बहुत से लोगों को इसमें लगता है कि आपने जी क्यों लगाया, आपने साहब क्यों लगाया। हो सकता है उसके दौरान मैं कहीं आदर सूचक शब्द कह दूं हाफिज सईद को, तो आप लोग अब उसके ऊपर मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा कि आपने उनको आप क्यों बोला, या जी जनाब मेरी आदत में है, मैं उस तरह से इज्जत देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। इसका बेसिक कारण यह है। पहले हाफिज सईद जान लीजिए ये कौन है। हाफिज सईद 5 जून 1950 में पंजाब जो पाकिस्तान का है उनके सरगोधा में उनकी जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे वो हिंदुस्तान में हिसार से, जब देश का बंटवारा हुआ तो यहां से शरणार्थी बन के गए थे। और हाफिज सईद का यह कहना है कि उनके परिवार के 36 लोग, हालांकि एक परिवार के 36 लोग कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो मान रहे हैं उनके परिवार के 36 लोग उस बंटवारे के दौरान उनकी जान गई थी। हाफिज सईद जो लश्कर-ए-तैयबा है उसके को फाउंडर 1990 में जब वो बनी हुई, और उसके बाद उन्होंने उसका एक मुखौटा या अफ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जमात-उद-दावा। तो जमात-उद-दावा वाला उनका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से एलईटी का, मतलब लश्कर-ए-तैयबा, और ये उसके चीफ हैं। अब ये कहते हैं कि हम हैं या नहीं हैं। और उसका सेकंड इन कमांड जो है वो इनका लड़का तलहा सईद है, जो इनका लड़का है। इनके बारे में और बता दूं कि इन्होंने शुरू में हाफिज सईद ने को हाफिज इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने पूरी कुरान कंठस्थ कर ली थी। हालांकि कुरान की बातों पे तो ये चलते नहीं है, जैसा ओवैसी साहब नहीं, किसी को भी देख लीजिए कुरान की बातों पे क्या चलते हैं, दहशतगर्दी और टेररिज्म को फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इनको कुरान कंठस्थ थी, इसीलिए इनको हाफिज बोला गया। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की और इन्होंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, एक इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर ये रियाद चले गए थे और रियाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स किया था और उसके गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। जब जनरल जियाउल हक की सरकार थी, जो पाकिस्तान को एक रेडिकल इस्लामिक कंट्री बनाने के तरफ उसने काम किया था, उस समय इनको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में जनरल जियाउल हक ने जगह दी थी। उसी समय के दौरान ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्लामिक स्टडीज भी
बढ़ाने लगे थे। कुछ दिन मतलब टीचर के तौर पे भी इन्होंने काम किया था। एक चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय यूएस का दबाव है इनके ऊपर, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, 1994 में ये अमेरिका गए थे और अमेरिका में इन्होंने इस्लामिक सेंटर्स जो ह्यूस्टन, शिकागो और बॉस्टन में थे, वहां पे इन्होंने अपनी तकरीर, अपनी बातचीत भी की थी। ये इन्होंने बहुत से हिंदुस्तान में जो आतंकी कार्रवाई होती है उसके पीछे इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन और इनका दिमाग ही काम करता है, ऐसा आप सबको पता ही है। हिंदुस्तान ने 11 मई 2011 में एक 50 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी थी, जिसमें इनका नाम भी था। अब वो सब चलता रहा। उस बीच क्या हुआ कि 2008 का जो बंबई अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, जो 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और अजमल कसाब को यहां पकड़ा गया था, फिर उसको फांसी हो गई थी, उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद को ही माना जा रहा है। हिंदुस्तान ने उसको फॉर्मली इंटरनेशनल फोरम पे रखा, यूएन सैंक्शन, मतलब यूएन की तरफ से भी प्रेशर पड़ा, और फिर अमेरिका ने 2012 में, अप्रैल 2012 में इनके ऊपर 10 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम रखा। 1 मिलियन अमूमन करीब आज की तारीख में 7-7.5 करोड़, करीब 75 करोड़ का इनाम इनके ऊपर रखा है। और उसका मुख्य कारण यह था कि जो मुंबई अटैक में 166 लोग मरे थे, उसमें से 6 अमेरिकन भी थे। तो अमेरिकन का तो बहुत सीधा सा है कि जब उनकी अपने ऊपर पड़ती है तो उनको सारी राष्ट्रीयता, सारा सिविल लिबर्टीज, सब कुछ याद आता है। दूसरे के घर में कुछ दिक्कत हो रही है तो उनको बात नहीं, लेकिन चूंकि अमेरिकन भी मरे और इंडिया का प्रेशर भी था, तो उन्होंने इनके ऊपर ये 10 मिलियन का अवार्ड रखा था। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि इंडिया इनको प्रेशर तो बनाता है बार बार पाकिस्तान के ऊपर कि भाई इनको हम लोगों को हैंडओवर किया जाए, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग आपस में एक दूसरे के जो आपके यहाँ कल अपराधी हैं उनका एक्सचेंज कर सकें, उसके ना होने की वजह से फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं जा सकती है, ये हरदम प्रेशर बनाया जाता है। इस बीच ये इंटरनेशनल आतंकी के रूप में इनको जाना जाने लगा और एक संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो जो ग्लोबल टेररिस्ट होते हैं, जो ग्लोबल टेररिस्ट को फाइनेंसिंग करती है, या जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं उनकी वॉचडॉग, वो देखती रहती है कि दुनिया में इस तरह के कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से देशों में ये सब चीजें चल रही है। पाकिस्तान बार बार इसके थ्रेट में आता है क्योंकि उनके यहां ओसामा बिन लादेन उनके यहां मिले, हाफिज सईद हैं, अजहर महमूद हैं, मतलब दुनिया के जो छटे हुए और माने हुए टेररिस्ट हैं उनको पनाह पाकिस्तान देता है। वहां पे ये एक इनके ऊपर खतरा ये है कि अगले साल का जब रिव्यू होगा FATF का तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में आ सकता है, और अगर ब्लैकलिस्ट में एक बार आ गया तो उनके ऊपर बहुत से सैंक्शंस लग जाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे, उनसे कारोबार की दिक्कत हो जाएगी, उनको कष्ट होगा। तो ऐसा लगता है कि इंडिया का जो प्रेशर है लेकिन FATF का भी प्रेशर है, उसकी वजह से अभी इनको जो सजा हुई है उसका मूल कारण वो है। क्योंकि FATF ने यह भी कहा है कि उन्होंने एक 27 पॉइंट किए थे कि आप इन पे कार्रवाई करिए, उसमें से उनका कहना यह था कि 6 पॉइंट पे पाकिस्तान ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, और उसमें से एक पॉइंट यह था कि हाफिज सईद और अजहर मसूद पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वन ऑफ द पॉइंट, जो 6 पॉइंट उन्होंने काम जिस पे नहीं किए थे और जिस पे यह था कि उनको ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा, उसमें से एक ये भी था। शायद इसीलिए जल्दी से उन्होंने ये सजा दी है। हालांकि अभी भी जो बंबई का टेरर अटैक हुआ था वो वाली सुनवाई अभी नहीं हुआ, उस पर अभी काम नहीं हुआ, मतलब उस पर अभी भी केस चल रहा है पाकिस्तान में। अब मैं जल्दी से इनकी सजा की बात आपको बता दूं। ये पिछले 10-12 साल से 20 साल से इनके ऊपर प्रेशर है जब ये जेल जाना शुरू हुए हैं। 21 दिसंबर 2001 में जेल गए, फिर 31 मार्च 2002 में बाहर निकला है, फिर 15 मई 2002 में जेल गए, फिर 31 अक्टूबर 2002 में हाउस अरेस्ट हुए, 9 अगस्त 2006 में हाउस अरेस्ट हुए, 28 अगस्त 2006 में फिर जेल गए, 11 दिसंबर 2008 में फिर हाउस अरेस्ट हुए, सितंबर 2009 में फिर हाउस अरेस्ट हुए, और 25 अगस्त 2009 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस करके इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट की तरह से, मतलब अब ये वांटेड हो गए इंटरनेशनली।
अच्छा, इस बीच पाकिस्तान की सियासत में एक चेंज ये आया कि अगस्त 2018 में इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। इमरान खान के ऊपर जो भी प्रेशर हो, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय हालत खराब है आर्थिक रूप से भी, वो कुछ ना कुछ नया करने की या कुछ ना कुछ पाकिस्तान को उससे निकालने की कोशिश में है। तो FATF भी हो सकता है और इमरान खान की जो पॉलिसी है कि शायद पाकिस्तान इस टाइट कॉर्नर से कैसे निकले, उसका कारण भी हो सकता है। 3 जुलाई 2019 को इनके ऊपर जो पाकिस्तान की एजेंसी है जिसका नाम है CTD, काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट, उस काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट ने कुल 41 केस रजिस्टर किए और 17 जुलाई 2019 में ये जो हाफिज सईद थे इसको गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार करने के बाद 27 सितंबर 2019 को यूएसए ने कहा कि अब प्रोसिक्यूट करो, जब गिरफ्तार कर लियो हो तो अब इसके ऊपर मुकदमा चलाओ। 30 नवंबर 2019 को पाकिस्तान ने कहा कि हम हाफिज सईद के ऊपर मुकदमा चला के प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस शुरू करेंगे। 11 दिसंबर 2019 को इनके चार्जशीट फाइल हुई और वो जो अभी ये लाहौर जेल है जिसको लखपत जेल भी बोला जाता है, ये उस पर बंद है। और जो कुल 41 मुकदमे थे उसमें से 2 में 12 फरवरी 2020 को 5.5 साल की सजा हुई। फिर उसी में से 2 मुकदमों में अभी कल 19 नवंबर 2020 को हाफिज सईद को और इसके 2 साथियों को 5वां साल की फिर सजा हुई। लेकिन ये सब सजाएं साथ साथ चलेंगी। तो टेक्निकली वो कहा जा रहा, पेपर में हेडिंग आ रही है 10 साल की सजा, 10 साल की सजा, टेक्निकली 5.5 साल, क्योंकि ऑलरेडी ये जेल में है तो वो जेल की सजा जब से है तब से माना जाता है, तो 5.5 साल कुल इसको जेल में बिताने होंगे। और साथ में कुछ एक मामूली सा शायद $700 का जुर्माना भी लगाया गया है, 50-60 हजार रुपए का। अब जब ये जेल में है तो एक चीज और जल्दी से आपको बता दूं कि लश्कर-ए-तैयबा में अब शायद उतनी से इसकी नहीं है, इसके लड़के की से ज्यादा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तलहा सईद। और एक और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर इस समय लश्कर-ए-तैयबा का हो गया है वो है ज़कीउर रहमान लखवी। ज़कीउर रहमान लखवी को 2015 में मुंबई अटैक के चलते पकड़ा गया था और फिर छोड़ दिया गया, और वो अब मेन ये इनका लड़का और ये मेन ड्राइविंग फोर्स है जो लश्कर-ए-तैयबा को इस समय ड्राइव कर रहे हैं। उस 41 केसेस में से अभी तक 24 केस डिसाइड हो गए हैं, 17 केस अभी भी चल रहे हैं, और अब देखना यह है कि उन बाकी केसेस में क्या सजा होती है। और ये जो सजाएं हुई हैं ये सब टेररिस्ट फंडिंग और इन सब कारणों से हुई है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में किस तरह से लिप्त थे, उन्हीं के कारण इसमें सजा हुई है। मैं खत्म करने से पहले एक जरूरी बात और आपसे कर लेना चाहता हूं। हमारी मीडिया को भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का रोल निभाना होगा, और खास करके जब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात आती है। क्योंकि बाकी चीजें ठीक है, आप बाकी चीजें एक पार्टी विशेष का आप गुणगान कर रहे हैं क्योंकि वहां से विज्ञापन आते हैं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आता है, मैं आपको एक छोटा सा एक देख लीजिए जो हिंदुस्तान के 3-4 शीर्ष जो टीवी चैनल उन लोगों ने कल शाम को क्या किया। भारत ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की है। एक बार फिर से पाकिस्तान में जितने लॉन्च पैड्स हैं उन पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक्स की है। पिछली बार की तरह बहुत बड़ी भारतीय सेना का ये एक्शन है पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ। एक और बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, को थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। और जानकारी ये है कि हम पाकिस्तान के जितने भी लॉन्च पैड्स थे, लॉन्चिंग पैड्स थे आतंकियों के, खासकर पीओके के इलाके में, उन सब पर टारगेटेड स्ट्राइक्स हमारी लगातार जारी है। एक एक करके उन तमाम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया जा रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी का इस्तेमाल करके हम लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी फौज अब एक एक का बदला ले रही है, और इस बार पाकिस्तान को एकदम तरीके से ये समझा दिया जा रहा है कि सुनो, अब खूब हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम आतंकी कश्मीर में भेजते हो, घुसपैठ कराते हो, तो हम उसे सीधा वहां भेजेंगे कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान से उसका टिकट कटेगा जहन्नुम में। और हिंदुस्तान ने फिर पीओके में पिन पॉइंट स्ट्राइक कर दी है। कई आतंकियों के लॉन्च पैड धुआं कर दिए। हमें आंख दिखाने चले थे, और याद रखना हम कभी आंख नहीं दिखाते।
और ये भी मत भूलना कटोरा खान, हमारी मिसाइलें और तोपें तुम्हारी तरफ ही रहती हैं और ये शुरुआत है। सारे टीवी चैनल ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मार गिराया और पाकिस्तान में घुस गए, और जबकि सेना ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी भी अगर ये टीवी चैनल वाले नहीं लेंगे अपने ऊपर, तो कहीं ना कहीं देश को हरदम इस तरह के एक उग्रवाद, एक हरदम उसमें रखना ठीक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपका चैनल कुछ लोग देखने लगे। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए देश के साथ खिलवाड़ करना इन टीवी चैनल का ठीक नहीं। अब 2-3 चीजें जल्दी से कह के इसको खत्म करेंगे। पहली चीज, सजा खत्म, अगर ये 5.5 साल है तो 75 साल का हो जाएगा, तब तक और कोई सजा मिल गई तो हाफिज सईद तो एक सिंबॉलिक रह गया है, क्योंकि अब कमान तो ऐसा लगता है कि LAT की दूसरे लोगों के हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये समझने वाली चीज है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्यों नहीं है, ये संधि हम लोग क्यों नहीं करते हैं कि हमारे आपस के अपराधी एक दूसरे से पकड़े जाएं। हम लोग एक दूसरे को मोस्ट फेवर नेशन की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मोस्ट फेवर नेशन की स्टेटस हमको देता है, हम पाकिस्तान को देते हैं, ये सब होता आया है पास में। क्यों नहीं हम अपने एक दूसरे के अपराधी को, इसकी मान लीजिए पिछले 70-72 साल में नहीं हुआ, लेकिन अब इसकी जरूर समय है, क्योंकि पूरा ग्लोब एक हो रहा है, दुनिया एक हो रही है, कि ये संधि हम लोग करें कि हमारे यहां का कोई अपराधी अगर उधर जाए और अगर उनके यहां का कोई अपराधी हमारे यहां है तो हम लोग उसका एक दूसरे से एक्सचेंज करना क्यों नहीं करते हैं। एक ये कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। दूसरा, इस समय चूंकि प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, दाऊद वाले मामले को भी थोड़ा और बढ़ावा इसलिए देना चाहिए क्योंकि हाफिज सईद एक दूसरे उस पर काम करता है, लेकिन कुछ मामलों में दाऊद मेरे हिसाब से हाफिज सईद से ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि ड्रग, नकली नोट, इस तरह के जो कारोबार हैं, और जैसे वहां से बैठ के यहां पे कुछ माफियाओं को कंट्रोल करना, घर खाली कराना, रंगदारी, इस तरह के कामों में, जिससे हम लोग की रोजमर्रा की जिंदगी इफेक्टेड हो रही है हिंदुस्तान की। तो दाऊद के ऊपर भी ये प्रेशर कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के ऊपर आना चाहिए कि दाऊद को भी कम से कम अगर हमें हैंडओवर ना करें तो उसकी एक्टिविटी के ऊपर कोई ना कोई लगाम जरूर रखें। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।